हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के दो शॉर्ट टॉपिक्स पे। पहला टॉपिक पे हम बात करेंगे कि जो बेलारूस पोलैंड के बॉर्डर पे जो रेफ्यूजी क्राइसिस अभी क्रिएट हो गया है, एक्चुअली है क्या, क्या रीजंस हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। और दूसरा हम बात करेंगे जो बोस्निया में पॉलिटिकल क्राइसिस, इनफैक्ट डिकेड्स ओल्ड पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, जो हाल ही में फिर से वापस सरफेस हो गया है, वो एक्चुअली क्या है, क्या उसमें वे फॉरवर्ड और ऑप्शंस हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पहला टॉपिक, अब हम बात करेंगे कि जो बेलारूस और पोलैंड बॉर्डर पे जो क्राइसिस अभी जनरेट हो गया है। टीवी में आपने कई बार देखा होगा कि उसमें बेलारूस की पुलिस या पोलैंड की पुलिस बेसिकली लगातार वहां पे रेफ्यूजीज को एंटर करने से रोक रही है। एक्चुअली है क्या, ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा। थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट्स, हजारों माइग्रेंट्स बेलारूस बॉर्डर जो कि पोलैंड के साथ बेसिकली लगता है, वहां पे इकट्ठा हो गए हैं इस उम्मीद में कि उनको अलाउ किया जाएगा वेस्टर्न यूरोप तक जाने के लिए। इनफैक्ट उन्होंने यह भी कहा है कि एक्चुअली अगर आप हमको जाने नहीं देंगे तो फिर हम जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पोलिश सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके साथ क्लैश करेंगे, बेलारूसियन अथॉरिटीज के साथ क्लैश करेंगे और हम जबरदस्ती जो रेजर फायर फेंसिंग वहां पे जो हो रखी है उसको तोड़ते हुए कंट्री को एंटर करेंगे और वहां से होते हुए हम वेस्टर्न यूरोप की तरफ मार्च शुरू कर देंगे। एक्चुअली क्राइसिस है क्या, क्यों बेसिकली क्रिएट हुआ। बेलारूस में कई महीनों की मैसिव प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई जब अगस्त का 2022 का जो इलेक्शन हुआ, जिसमें वहां के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको को 6 टर्म बेसिकली दे दिया गया। इस इलेक्शन को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि एक फेयर इलेक्शन नहीं था, इसमें कई तरह की धांधलियां हुई और जो ऑपोजिशन था, साथ ही साथ जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, उन्होंने इस इलेक्शन के रिजल्ट्स को पूरी तरह बेसिकली रिजेक्ट कर दिया। जो बेलारूसी अथॉरिटीज हैं, उन्होंने जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उनके ऊपर फियर्स पुलिस और मिलिट्री क्रैकडाउन बेसिकली इंश्योर किया और उसके अंडर 35,000 से भी ज्यादा लोग, मोर देन 35,000 पीपल वर अरेस्टेड। उसके बाद हजारों लोगों को पुलिस ने काफी वहां पे बेसिकली एक्सप्लॉइट किया, उनके ऊपर एट्रोसिटीज की। यूरोपियन यूनियन और यूएस दोनों ने ही इस बेसिकली एट्रोसिटीज के बदले में जो प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको की बेसिकली गवर्नमेंट है, बेलारूसियन गवर्नमेंट है, उसके ऊपर कई सारे सैंक्शंस को इंपोज किया और इन रेस्ट्रिक्शंस को, इन सैंक्शंस को और ज्यादा बेसिकली टाइट या टफ बना दिया गया जब मई में एक पैसेंजर प्लेन जो कि ग्रीस से लिथुआनिया की तरफ बेसिकली फ्लाई कर रहा था, उसको डाइवर्ट कर दिया गया बेलारूस ने मिन्स्क में। वहां पर अथॉरिटीज ने जो एक जर्नलिस्ट थे जिनका नाम है रावन बेसिकली पेट्राशेविक, जो एक्चुअली बेलारूस के जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उसके बेसिकली क्रिटिक थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। इस अरेस्ट को यूरोपियन यूनियन ने एयर पायरेसी का नाम लिया और यह भी क्लियरली कहा कि जो भी बेलारूसियन कैरियर्स हैं, इनको अब यूरोपियन यूनियन के स्काइज में से नहीं फ्लाई करने दिया जाएगा। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन अब बहुत सारी चीजें जो पहले इंपोर्ट करती थी बेलारूस से, चाहे वो टॉप कमोडिटीज हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, पोटाश हो, जो कि फर्टिलाइजर में बेसिकली इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इनको भी इंपोर्ट करना बेलारूस से बंद कर देगा। तो इन सारे सैंक्शंस, इस रिएक्शन, इस रिजेक्शन को देखते हुए वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट लुकाशेंको, इन्होंने बेसिकली वापस रिएक्ट किया और इन्होंने क्लियरली कह दिया कि अब बेलारूस उनकी लीडरशिप में जो एक अग्रीमेंट बेसिकली हुआ यूरोपियन यूनियन के साथ कि एक्चुअली बेलारूस जो भी रिफ्यूजीज हैं दूसरे कंट्री से, चाहे वो इराक हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, उन रेफ्यूजीज को वेस्टर्न यूरोप में नहीं आने देगा। अब बेलारूस उस एग्रीमेंट को ऑनर नहीं करेगा और कई सारे प्लेन्स जिसमें माइग्रेंट्स, चाहे इराक हो, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो और भी बहुत सारी कंट्रीज, वहां से भर भर कर बेलारूस में लाए जाने लगे और उसके बाद इन बेसिकली रेफ्यूजीज को छोड़ दिया गया जो बॉर्डर्स हैं पोलैंड, लिथुनिया, लिथुविया, उनके थ्रू वेस्टर्न यूरोप में एंटर करने के लिए। बेलारूसियन ऑपोजिशन है, उन्होंने यह भी एलिगेशन लगाया कि ये जो प्लेन्स भर भर के रेफ्यूजीज आ रहे हैं, चाहे वो इराक हो, सीरिया, अफगानिस्तान हो, इनको एक्चुअली बेलारूस की गवर्नमेंट या वहां का जो टूरिस्ट एजेंसीज हैं वो एक्टिवली कैलेंडरस्टाइन तरीके से सपोर्ट करते हुए, इजी वीजा देते हुए यूरोपियन यूनियन को परेशान करने के बेसिकली मंशा से खुद भर भर कर ला रहे हैं, बॉर्डर्स पर छोड़ रहे हैं, ताकि यूरोपियन यूनियन को फोर्स किया जा सके कि बेलारूस की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करे, जो सैंक्शंस हैं उनको हटाए और वहां के जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं, प्रेसिडेंट लुकाशेंको, इनको भी वहां पर बेसिकली रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मिल सके। इसके बदले में
यूनियन ने एक्यूज किया है वहां के प्रेसिडेंट को कि आप माइग्रेंट्स को, रिफ्यूजीज को एक मोहरे की तरह, पॉन्स की तरह इस हाइब्रिड अटैक को लॉन्च करने में, जो कि 27 नेशन ब्लॉक है यूरोपियन यूनियन, उसके अगेंस्ट आप यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेसिडेंट लुकाशेंको, इन्होंने इन एलिगेशंस को डिनाई किया है कि एक्चुअली हम किसी को प्लेन्स में बिठाकर नहीं ला रहे हैं, ये तो लोग खुद हैं जो हमारे थ्रू वेस्टर्न यूरोप में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, रिस्पॉन्स क्या रहा यूरोपियन कंट्रीज का? अगर हम बात देखें, लिथुनिया, उन्होंने एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा ताकि जो स्मॉल ग्रुप्स हैं माइग्रेंट्स के, इनको एंटर नहीं किया जा सके बेलारूस की तरफ से। साथ ही साथ इन्होंने अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन किया, कई सारे टेंट्स कैंप को बेसिकली वहां एस्टैब्लिश किया ताकि ये माइग्रेंट जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं इनको वहां पे अकोमोडेट किया जा सके। और पिछले हफ्ते ही बड़े ग्रुप्स इकट्ठे होने लगे पोलिश बॉर्डर पे, और जो अथॉरिटीज हैं वॉर्सो या पोलैंड की कैपिटल, उन्होंने राइट पुलिस को वहां पे भेजा, साथ ही साथ मिलिट्री पुलिस को भेजा कि किस तरीके से उनके जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन बनाया जा सके। पुलिस अथॉरिटीज के हिसाब से रफली 3000 से 4000 इमिग्रेंट्स ऑलरेडी बॉर्डर्स पे बेसिकली स्टैग्नेंट हैं। कई लोगों ने कोशिश की कि किस तरीके से वायर कटर्स के थ्रू रेजर वायर फेंस को कट करके पोलैंड के अंदर एंटर किया जा सके और वहां से बेसिकली वेस्टर्न यूरोप की तरफ, जर्मनी की तरफ, स्टेर्सा की तरफ मार्च किया जा सके। पुलिस अथॉरिटीज ने हंड्रेड्स ऑफ अटेम्प्ट्स को बेसिकली वहां पर निग्लेक्ट किया। बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का यह भी कहना है कि ऑलरेडी 8 डेथ इस क्राइसिस में हो चुकी हैं और ऑलरेडी विंटर वहां पे सेट इन हो चुका है, जिसकी वजह से अगर इस क्राइसिस को डिफ्यूज नहीं किया गया तो हो सकता है आने वाले वीक्स में वहां पे डेथ टोल या ह्यूमन एट्रोसिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। यूरोपियन यूनियन ने पोलैंड हो, लिथुनिया हो, लिटविया हो, इनके साथ एक शो ऑफ सॉलिडारिटी बेसिकली को क्लियरली डिक्लेयर किया है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि एक्चुअली अगर बेलारूस इस रिफ्यूजी क्राइसिस को डिसॉल्व नहीं करता है तो सैंक्शंस को हटाने के बजाय उन सैंक्शंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा। और यह भी कहा यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट चार्ल्स माइकल कि एक्चुअली यह पहली बार होगा कि यूरोपियन यूनियन अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए किसी ब्लॉक के एक कंट्री को सपोर्ट देगा, फंड करेगा, पैसा बेसिकली देगा, क्योंकि ये जो रेफ्यूजी क्राइसिस है ये पूरे यूरोपियन यूनियन को बहुत एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है, उसकी नेशनल सिक्योरिटी को इंपैक्ट कर सकता है। साथ ही साथ अगर बेलारूस की इस डिमांड को बेसिकली दे दिया जाए बेलारूस को, तो ये एक प्रेशर टेक्टिक की तरह और भी कंट्रीज इसको मिसयूज करना शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे एनालिस्ट, खासतौर से जो लुकाशेंको की हैवी हैंडेड अप्रोच है, इसको अपोज कर रहे हैं। इनफैक्ट ये भी कह रहे हैं कि हालांकि प्रेसिडेंट लुकाशेंको कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से पूरे यूरोपियन यूनियन को सबमिट करने पे मजबूर कर दिया जाए और बेलारूस को बेसिकली जो कंसेशंस चाहिए सैंक्शंस को हटाने के लिए प्रेशर टेक्टिक की तरह, ये बेसिकली फॉर्मूला सक्सेसफुल होता हुआ नहीं नजर आ रहा। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि अगर ये ब्रूटल टैक्टिक्स को बेलारूस और ज्यादा इंप्लाई करेगा तो हो सकता है रेफ्यूजीज बेलारूस के अंदर ही ऐसी कंडीशंस को क्रिएट कर दें, वहां की कंडीशंस बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाएं। साथ ही साथ चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूएन हो, उनके थ्रू इसका पीसफुल रेजोल्यूशन निकाल पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाए। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि अगर बेलारूसियन अथॉरिटीज इस गलतफहमी में है, इस मिस्टेक में है कि इस तरह की टेक्टिक से वो यूरोपियन यूनियन को कंसेशंस के लिए फोर्स कर देंगे, तो यह भी कहीं होता हुआ दिखाई नहीं देता है। इनफैक्ट बेलारूस की ऑपोजिशन ने यूरोपियन यूनियन को कहा है कि आप और भी टफ मेजर्स लीजिए, और भी ज्यादा सैंक्शंस लगाइए, आप ट्रेड एम्बार्गो लगाइए, साथ ही साथ जो ट्रांजिट कार्गो है बेलारूस के थ्रू बेसिकली जो जाता है उसको भी आप पूरी तरह रोक दीजिए, ताकि बेलारूस की जब फंडिंग खत्म हो जाएगी उसका बेसिकली अथॉरिटी अपने आप वीकन होना शुरू हो जाएगी। इस पूरे गेम में, इस पूरे सीन में रशिया का क्या रोल रहा है, क्या लगता है? एक्चुअली बेलारूस को रशिया से बहुत मेजर सपोर्ट मिला है। बेलारूस और रशिया के बीच में जो अलायंस है बहुत पुरानी है, और रशिया ने जो प्रेसिडेंट लुकाशेंको है इसकी गवर्नमेंट को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए काफी लोन और पॉलिटिकल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट लगातार एक्सटेंड किया जाता रहा है। जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लैवरोव, उन्होंने यह भी कहा कि जो माइग्रेंट फ्लो है जो कि यूएस लेड, मतलब अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड की जो लड़ाइयां हैं, इराक हो, अफगानिस्तान हो, और वेस्टर्न बैक्ड अरब स्प्रिंग हो जो कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में हो, उसकी वजह से यूरोप को, ईस्टर्न यूरोप को, सेंट्रल एशिया को, रशिया को इन सारे इश्यूज से डील करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जो पोलैंड का क्लेम है कि रशिया भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस पूरे क्राइसिस में, वो पूरी तरह गलत है।
उन्होंने इनफैक्ट ऑफर किया कि रशिया एक मीडिएटर की तरह काम कर सकता है कि किस तरीके से जर्मनी और बाकी यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर इस पूरे क्राइसिस को रिजॉल्व करवाया जा सके। अब क्या लगता है आगे क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या सिचुएशन इवॉल्व हो सकती है? बेलारूस के हिसाब से रफली 5,000 से 20,000 माइग्रेंट्स मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से जो आए हैं ऑलरेडी स्टेशनड हैं और धीरे धीरे इनके पास चाहे वो पैसा हो, चाहे वो फूड हो, चाहे सिक्योरिटी हो, साथ ही साथ विंटर्स बेसिकली सेट इन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से इन लोगों की, जिसमें बहुत सारी फीमेल्स भी हैं, चिल्ड्रन भी हैं, जिनको यूज किया जा रहा है ह्यूमन सील्स की तरह प्रेशराइज करने के लिए यूरोपियन यूनियन को, यह हो सकता है इवेंचुअली एक बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में कन्वर्ट होना शुरू हो सकता है। बहुत ऑब्जर्व करके यह भी कहना है कि लुकाशेंको कोशिश करेंगे कि इस क्राइसिस को और ज्यादा एस्केलेट कैसे किया जाए और किस तरीके से प्रेशराइज किया जाए ताकि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका इन सैंक्शंस को बेसिकली रिमूव कर दें। लेकिन जो अभी सिग्नल दिखाई दे रहे हैं ऐसा नहीं लगता। यूरोपियन यूनियन या अमेरिका हो सकता है इन सैंक्शंस को बेसिकली लिफ्ट ना करें, लेकिन एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि प्रेसिडेंट लुकाशेंको के पास कुछ खोने के लिए नहीं है। ही हैज नथिंग टू लूज एंड ही इज नो लॉन्गर वरीड अबाउट हिज रेपुटेशन, क्योंकि उनके साथ जो होना था, सैंक्शंस लगने थे, ऑपोजिशन मिलना था, वो ऑलरेडी हो चुका है। तो बड़ी डेंजरस सी सिचुएशन दिखाई देती है अगर हम बात कर लें बेलारूस पोलैंड बॉर्डर की। क्या बेसिकली इश्यूज रहे, किस तरीके से पॉलिटिक्स कई बार लोगों की लाइफ्स के साथ प्ले करना शुरू हो जाती है और बीच में बेसिकली पिस जाते हैं ऐसे सेक्शंस जो कि सोशो इकोनॉमिकली वीकर हो, एक्सप्लॉइटेड हो। मुझे उम्मीद है दोस्तों जल्दी इस क्राइसिस को रिजॉल्व कर लिया जाएगा और इन रेफ्यूजीज को बेसिकली कोई ना कोई ऑप्शन के थ्रू इस पूरी सिचुएशन को रिजॉल्व कर लिया जाएगा। दूसरा हमारा जो आज का शॉर्ट टॉपिक है वो है बोस्निया का बेसिकली पॉलिटिकल क्राइसिस। टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा? बोस्निया 1990s के वॉर के बाद अब पहली बार एक बहुत बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस के थ्रू गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है और यह भी लग रहा है कि जो यूएस स्पॉन्सर्ड पीस डील उस वक्त साइन की गई थी वो हो सकता है अब जिस तरह का क्राइसिस या कन्फ्लिक्ट वहां पे स्टार्ट हो गई है, यूएस स्पॉन्सर्ड पीस डील एक्चुअली खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। कैसे सिचुएशन इवॉल्व हुई? सबसे पहले जो 1992-95 की जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट रही, जिसमें बेसिकली बोस्निया के 3 इंपॉर्टेंट एथनिक ग्रुप्स, सर्ब्स, क्रोट्स एंड बोस्नियाक्स, ये बेसिकली बोस्निया का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ किससे? यूगोस्लाविया। उसके बेसिकली बाद जो पास में सर्बिया है, पड़ोसी सर्बिया है, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया जो यूगोस्लाव रिपब्लिक है उसको। साथ ही साथ जो नई इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट क्रोएशिया है, उन्होंने बेसिकली सपोर्ट किया अपने एथनिक दोस्तों क्रोट्स को बोस्निया के अंदर ट्रुप्स में, वेपन्स के साथ, मनी के साथ। मतलब सर्ब्स ने बेसिकली सपोर्ट किया, सर्बिया ने सपोर्ट किया सर्ब्स को और क्रोएशिया ने सपोर्ट किया क्रोट्स को। बोस्नियक्स को सपोर्ट करने के लिए आसपास और कोई कंट्री नहीं रही। ये एक्चुअली वर्ल्ड की सबसे खराब और क्लियरली यूरोप की वन ऑफ द वर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में से माना जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और कितनी डेथ्स हुई होंगी इस 92-95 का जो कॉन्फ्लिक्ट जोन रहा, बेसिकली बोस्निया क्राइसिस रहा, उसमें रफली 1 लाख डेथ्स और 2 मिलियन से भी ज्यादा, मतलब 20 लाख से भी ज्यादा लोग इसमें डिस्प्लेस हो गए। उसके बाद एक पीस डील साइन हुई। ये यूएस स्पॉन्सर्ड डाइटन पीस अकॉर्ड जिसको कहा जाता है, इसको ऑटम ऑफ 1995 में बेसिकली सब लोगों ने साइन किया और उसमें यह कहा गया कि बोस्निया को एथनिक लाइंस की लाइन पे 2 ऑटोनोमस रीजन्स, पहला होगा ऑर्थोडॉक्स सर्ब डोमिनेटेड सर्ब रिपब्लिक और दूसरा होगा एक फेडरेशन विच विल बी शेयर्ड बाय कैथोलिक क्रोट्स और मुस्लिम बोस्नियक्स, इन द्वारा शेयर किया जाएगा। एक तरफ पावरफुल सर्ब्स हो गए, दूसरी तरफ क्रोट्स और मुस्लिम बोस्नियक्स दूसरे बेसिकली पर्टिकुलर ऑटोनोमस रीजन में रिसाइड करेंगे। तो फिर जब ये 1995 का पीस अकॉर्ड बेसिकली साइन हो गया, यूएस स्पॉन्सर्ड डाइटन पीस अकॉर्ड, तो अब बेसिकली क्या इशू है? अब ऐसा लगता है कि जो इंटरनेशनल प्रेजेंस रही 1995 और उसके बाद, जिसकी वजह से पूरी सिचुएशन को काबू में किया जाता रहा, अब वो इंटरनेशनल प्रेजेंस वहां से धीरे धीरे हटने लगी है। इसकी वजह से जो इश्यूज थे तीनों एथनिक ग्रुप्स के, चाहे वो सर्ब्स हों, चाहे वो क्रोट्स हों, चाहे वो बोस्नियक्स हों, ये डिफरेंसेस जो इनमें रहे इतने डिकेड्स पुराने, जिनके ऑपोजिंग इंटरेस्ट हैं, किसी का इंटरेस्ट किस चीज में, किसी का इंटरेस्ट किस चीज में, ये डिफरेंसेस फिर से रिसर्फेस होते हुए दिखाई देते हैं। और अगर हम सबसे सीरियस डेवलपमेंट की बात देखें तो एक्चुअली जो बोस्नियन सर्ब लीडर हैं मिलोराड डोडिक, इन्होंने
अपना मूव शुरू कर दिया है कि किस तरीके से हम इस बेसिकली कंट्री से अपने आप को सेसेशन कर लें या अलग करके अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दें। और इनके मूव्स इसलिए भी एम्बोडल हो गए हैं कि एक्चुअली अभी तक चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो या यूनाइटेड स्टेट्स हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी हो, इनकी वहां पे काफी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस रही। अब वो प्रेजेंस धीरे धीरे थिन आउट होती जा रही है। साथ ही साथ ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो बोस्नियन सर्ब लीडर्स हैं, पास में जो कंट्री है सर्बिया प्लस रशिया और सर्बिया, हो सकता है कि ये जो पावरफुल सर्ब्स हैं इनको सपोर्ट कर रहे हों एक्चुअली सेसेशन के लिए, बोस्निया से अलग कंट्री इंडिपेंडेंट होने के लिए। क्या होगा फिर क्रोट्स और बोस्निया, जो बाकी दो बची हुई एथनिक ग्रुप्स हैं, उनके साथ? क्रोट्स को ऐसा लगता है कि वो इररेलेवेंट हो जाएंगे एक ऐसे फेडरेशन में जहां पे बोस्नियक्स जो हैं, जो कि बेसिकली ऑलरेडी मेजोरिटी में है। इस वजह से उन्होंने एक नया इलेक्टोरल लॉ प्रपोज किया है जो एक्चुअली क्रोट्स को, सिर्फ क्रोट्स को ये एम्पावर देगा, पावर देगा कि वो सिर्फ अकेले खुद बिना बोस्नियक्स के अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें, जो कि एक्चुअली अभी तक पॉसिबल नहीं है। जो तीसरा एथनिक ग्रुप है बोस्नियक्स, जो एक्चुअली इस फेडरेशन में मेजोरिटी में है, लेकिन अभी भी सबसे वीक सेक्शन माना जाता है क्योंकि आसपास इस एथनिक ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए कोई दूसरा कंट्री या ग्रुप नहीं है। क्रोट्स को सपोर्ट कर रहा है क्रोएशिया, और अगर हम देखें सर्ब्स को सपोर्ट कर रहे हैं सर्बिया प्लस रशिया। बोस्नियक्स नो सपोर्ट। एक एथनिक पैटर्न क्योंकि नेबरिंग स्टेट में नहीं है, तो ऐसा लगता है कि जो सिंगल इंटीग्रेटेड बोस्निया है, एक्चुअली इस में से अगर सर्ब्स अलग हो जाते हैं और क्रोट्स अपने लिए अलग इलेक्टोरल लॉ ले आते हैं कि सिर्फ हम ही अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकें, तो बोस्नियक्स हो सकता है और ज्यादा वीक होते चले जाएं। और अभी तक बोस्नियास को प्रोटेक्ट किया गया था, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, खासतौर से यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन फोर्सेस और यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड नेशंस की बेसिकली प्रेजेंस से, अब वो प्रोटेक्शन धीरे धीरे हटता जा रहा है। तो क्या 1992-95 जिसमें 1 लाख से ज्यादा डेथ और 20 लाख से भी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुए, इस तरह का कोई वॉर फिर से क्रिएट हो सकता है, इमर्ज हो सकता है? ऐसा लगता है शायद हां। बोस्निया के जो इंटरनेशनल पीस एनवॉय हैं क्रिश्चियन स्मिथ, उन्होंने क्लियरली कहा एक रिपोर्ट के थ्रू जो उन्होंने सबमिट की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, कि जिस तरीके से ये तीनों एथनिक ग्रुप्स, चाहे वो सर्ब्स हो, क्रोट्स हो, बोस्नियक्स हो, इनके जो डिविजन्स हैं 1992-95 के बीच में जो मेजर वॉर हुआ, जिसकी वजह से ये अब जियोपॉलिटिक्स इस एरिया में जिस तरीके से प्ले आउट कर रही है, ये डिविजन्स फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सिचुएशन अगर अभी रिजॉल्व नहीं की गई तो बहुत जल्दी हो सकता है कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। बहुत सारे लोग बोस्निया में एक्चुअली अभी भी जो 1990s के डिकेड्स की जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, वॉर हैं, डेथ्स हैं, जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं, जो डिवास्टेशन है, वो अभी भी बहुत से लोगों की मेमोरी में फ्रेश हैं। और उन्होंने ये भी कोशिश की है कि एक्चुअली जो डेथ और जो डिवास्टेशन उन्होंने 2 या 3 डिकेड्स पहले विटनेस की है, वो दोबारा से वो चीज अपनी कंट्री में नहीं देखना चाहते। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू हुई तो उस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनने के बजाय हम बोस्निया को छोड़ देंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज के दोनों शॉर्ट टॉपिक्स आपको पसंद आए होंगे। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।